ये पूरा सफर असल में 5 आसान चरणों में बटा हुआ है। शुरुआत होती है फोकस और समय प्रबंधन से, फिर हम आगे बढ़ते हैं पढ़ने और याद रखने के तरीकों की ओर। इसके बाद बारी आती है जटिल जानकारी को विजुलाइज करने की, फिर उसे सरल बनाने की और अंत में उस ज्ञान को दूसरों को सिखाने की। अगर ध्यान से देखें तो ये सीखने का एक पूरा जीवन चक्र है, इनपुट से शुरू होकर प्रोसेसिंग और फिर फाइनल आउटपुट तक। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा इनपुट चरण, जहां सारा ध्यान फोकस और समय प्रबंधन पर होता है। अब समय प्रबंधन की बारीकियों में जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। यह महज किताब के पन्ने पलटने जैसा बिल्कुल नहीं है। असल में यह दिमाग को जानकारी वापस याद करने के लिए एक तरह से मजबूर करने की तकनीक है। और सच मानिए, जब दिमाग इस तरह की कसरत करता है ना, तभी असली मानसिक और न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि घंटों तक लगातार पढ़ने की कोशिश करना कितना थका हुआ हो सकता है। यहीं पर एक बहुत ही मशहूर तरीका काम आता है, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। इसमें होता यह है कि पहले 25 मिनट पूरी तरह से फोकस किया जाता है और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। इस चक्र को 4 बार दोहराने के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जाता है। विज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग को अपना फोकस बनाए रखने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है, खास तौर पर तब जब ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा हो या ADHD जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जो है पढ़ना और अधिकतम डेटा ग्रहण करना। यह हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ निष्क्रिय होकर पढ़ने की उस उबाऊ आदत को एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया में बदल देता है। इसके लिए एक बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है, SQ3R पद्धति। यह पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी लय सेट करती है। सबसे पहले एक सर्वे करना होता है, फिर कुछ प्रश्न तय करके एक उद्देश्य बनाना होता है, उनके जवाबों के लिए पढ़ना होता है, जो सीखा उसे सुनाना होता है और आखिर में उसकी समीक्षा करनी होती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि जानकारी सिर्फ हमारी आंखों के सामने से न गुजरे, बल्कि सीधे लंबी अवधि की याददाश्त में जाकर फिट हो जाए। और इस पद्धति को और भी अचूक बनाने के लिए हम इसमें एक चौथा आर भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है जानकारी को असल जिंदगी के अनुभवों से जोड़ना, नोट्स बनाना, पन्नों के किनारे टिप्पणियां लिखना, अर्थ पर गहराई से विचार करना या फिर सवालों के जवाब देना। ये एक छोटा सा अतिरिक्त कदम इस बात की पक्की गारंटी देता है कि हर एक विचार भविष्य के लिए बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित हो गया है। जानकारी तो मिल गई, अब बारी है तीसरे चरण की, यानी प्रोसेसिंग की। जो भी नया डेटा हमने हासिल किया है, अब समय आ गया है उसे आपस में जोड़ने और विजुअलाइज करने का। विचारों और डेटा के बीच के इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही कमाल के माइंड मैपिंग तरीके मौजूद हैं। और डेटा कैसा है, इस आधार पर इनमें से हर तरीका अपना एक खास रोल प्ले करता है। सबसे अहम बात यह है कि अलग-अलग डेटा के लिए हमें अलग-अलग टूल्स चाहिए होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परीक्षा की तैयारी करनी है और मुख्य विचारों की गहराई में जाना है, तो लाइब्रेरी मैप्स का स्ट्रक्चर तरीका सबसे अच्छा है। लेकिन वहीं अगर कुछ नया और रचनात्मक सोचना है, तो आइडिया जैमिंग मैप्स का फ्री फ्लोइंग स्टाइल एकदम परफेक्ट रहता है। इसी तरह एक ब्रेस मैप किसी बड़ी चीज को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पदानुक्रम को स्पष्ट करता है, जबकि फ्लो चार्ट जटिल जैविक या व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एक एक कदम करके बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यह सरलीकरण का एक बेहतरीन टूल है, जहां हम तकनीकी शब्दों के भारी भरकम जाल को हटाकर यह परखते हैं कि किसी विषय की सच्ची समझ वास्तव में कितनी है। इस बारे में मॉर्टिमर एडलर का एक बहुत ही सटीक विचार है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति ये दावा करता है कि वो जानता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता, तो असल में वो जानता ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। कई बार हम अपनी आधी अधूरी समझ को छिपाने के लिए मुश्किल शब्दों का सहारा लेते हैं। यहीं पर मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन की तकनीक का जादू चलता है। इसका नियम बहुत सीधा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी सरलता से समझाइए कि एक 12 साल का बच्चा भी उसे आसानी से समझ जाए। जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ज्ञान की सारी कमियां अपने आप सामने आ जाती हैं, और यही हमें मजबूर करता है कि हम अपनी खामियों को सुधारें और चीज़ों को पूरी तरह से स्पष्ट करें। अब आते हैं 5वें और अंतिम चरण पे, आउटपुट, यानी ज्ञान को पक्का करने के लिए उसे दूसरों को सिखाना। फेनमैन तकनीक की असली परीक्षा इसी चरण में होती है। अर्जित किए गए ज्ञान को जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है।
लेकिन आज के डिजिटल युग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक छात्र या शिक्षक इस पूरे प्रोसेस किए गए ज्ञान को डिजिटल रूप में कैसे बदल सकता है ताकि उसे पूरी दुनिया के साथ बांटा जा सके? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट और आसान पावरपॉइंट वर्कफ्लो में। इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करके अतिरिक्त स्पेस हटाकर उसे हेडिंग्स में बदल दिया जाता है और फिर बस एक क्लिक में वो सीधे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर एक्सपोर्ट हो जाता है। डिजिटल क्विज वीडियो बनाने का ये एक बेहद शानदार और तेज तरीका है। अगर तकनीकी बारीकियों की बात करें तो इन स्लाइड्स में जान डालने के लिए मुक्ता जैसे साफ सुथरे फॉन्ट का इस्तेमाल होता है और हरे रंग के बॉक्स पर एक बहुत ही सटीक वाइप एनिमेशन लगाया जाता है। ये स्क्रीन पर सही उत्तर को इतने नाटकीय रूप से प्रकट करता है कि देखने वाले का ध्यान पूरी तरह बंधा रहता है। इसके बाद का काम बहुत ही आसान है। इन तैयार स्लाइड्स के साथ बस एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना होता है और इसी के साथ फेनमैन तकनीक का अंतिम चरण भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पावरपॉइंट थीम को सेव करके रखा जा सकता है ताकि भविष्य में किसी भी नए विषय के लिए इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो अब हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एक पूरी शानदार टूलकिट तैयार है। फोकस करने से लेकर प्रभावी ढंग से पढ़ने, विचारों को मैप करने और दुनिया को सिखाने तक का पूरा चक्र हमने समझ लिया है। अब केवल एक ही रोमांचक सवाल बाकी रह जाता है। इस नई और शक्तिशाली टूलकिट के साथ सीखने और सिखाने के लिए अगला विषय कौन सा चुना जाए?